सालाने चुनाव हो गया है। साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनावों की तारीखों की भी घोषणा हो गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। 23 नवंबर को तमाम जगहों के नतीजे सामने आ जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, विजयपुर विधानसभा सीट और बुधनी विधानसभा सीट। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो इसी तारीखों का इंतजार था क्योंकि तैयारियां हर पार्टी की तेज थी। महाराष्ट्र में भी लगातार विपक्षी पार्टी कह रही थी कि चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं, ऐलान क्यों नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में, एक ही फेज में चुनाव होने हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 13 नवंबर और 20 नवंबर। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। साथ ही साथ उपचुनावों की भी घोषणा हुई है। उपचुनाव भी होने हैं, बिहार में उपचुनाव होने हैं, यूपी उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ के भी 1 सीट पर चुनाव होने हैं। अनिल देशमुख इन चुनावों के ऐलानों पर क्या कुछ कह रहे हैं और झारखंड के नेता इन चुनाव के ऐलान पर क्या कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं आपको। तो झारखंड में भी महाराष्ट्र से तो छोटा झारखंड है, वो तो दुगना तिगना है झारखंड का। इनको फर्स्ट फेज 13 नवंबर जो रखा है, 1 से 8 से कर सकते थे। यहाँ कोई ऐसा उग्रवाद और नक्सलवाद का भी नहीं है। कम से कम हेमंत सरकार आने के बाद जो है ये सबकी शांति में है। ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के द्वारा हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव जी की शिवसेना है, राष्ट्रवादी की पवार साहब की राष्ट्रवादी है और बाकी हमारे मित्र पक्ष है। सब मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में है। जल्द से जल्द हमारा सीट का बंटवारा जल्द से जल्द होगा, उसका हम डिक्लेरेशन जल्द से जल्द करेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उपचुनावों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में 2 सीटें हैं जो मैं बता रहा हूं, विजयपुर और बुधनी, इन 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनको लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह उपचुनाव होंगे। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए 2 सीटें हैं। विजयपुर सीट खाली हुई थी क्योंकि विजयपुर से पूर्व विधायक रामनिवास रावत ने इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। और छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट खाली हुई थी क्योंकि यहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर चुनावी तैयारियां तो पूरी थी, पार्टियां पूरी लगी हुई थी, लेकिन ऐलान नहीं हुए थे चुनावों के तारीखों के। अब ऐलान भी हो गए हैं। अब सीधे आर पार की लड़ाई होनी है। 13 नवंबर को दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी। ये देखिए तस्वीरों में, देखिए छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हो जाए, उप मुख्यमंत्री अरुण साह हो जाए, उन सब ने कहा था कि हम चुनावों के लिए तैयार हैं। अब तारीखों की घोषणा हो गई है। मध्य प्रदेश में भी बैठक हुई थी, बीते दिन ही बैठक हुई है बीजेपी के चुनाव समिति की। विजयपुर सीट पर रामनिवास रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बुधनी पर पैनल भेजा गया है दिल्ली में, हाईकमान फैसला लेने वाला है क्योंकि बुधनी में 3 नाम जो है वो आगे चल रहे हैं। रवि मालवीय का भी उसमें नाम है और भी 2 नेता हैं और इन सबके बीच एक नाम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का भी है। तो बुधनी सीट पर उम्मीदवारी अब तक बीजेपी की तरफ से तय नहीं हो पाई है, लेकिन विजयपुर सीट पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रामनिवास रावत को टिकट देने का मन बना लिया, तय है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी चुनावी हलचल लगातार चल रहे हैं। अपने सहयोगियों के पास चल रहा है। मृगेन पांडे हमारे साथ राजधानी रायपुर से जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ। अंचल शुक्ला हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ। और अमृत तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। सबसे पहले अमृत जी आपके पास आऊंगा, आपसे बात तो महाराष्ट्र पर भी करनी है, झारखंड बिहार यूपी सब पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले चले जाते हैं अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए। अंचल जी, मध्य प्रदेश के दोनों सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अभी बीते दिनों ही बीजेपी की बैठक हुई है, रामनिवास रावत का नाम तय है, एक बुधनी सीट के लिए पैनल भेजा गया है। कांग्रेस ने हालांकि अब तक अपने पत्ते नहीं खोले।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस रखी है और चुनाव की तारीखों के पहले ही लगभग प्रत्याशियों के नाम तय हैं, औपचारिकता मात्र बची है। अगर बात करें 2 सीटों पर चुनाव होने हैं उपचुनाव। पहली सीट है विजयपुर में रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस से विधायक थे, इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, केंद्रीय मंत्री हैं, वन मंत्री हैं। दूसरी सीट है बुधनी, जहां से कि शिवराज सिंह चौहान विधायक थे और अब लोकसभा के रास्ते वो केंद्र में जा चुके हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में इन दोनों सीटों पर प्रत्याशी तय होने हैं। पहला प्रत्याशी तय माना जा रहा है विजयपुर सीट पर, और लेकिन जो बुधनी सीट है उस पर कार्तिकेय जो कि शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं, उनका भी नाम लगातार कई बार आ रहा था। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो रमाकांत भार्गव और इसके साथ भाटी जैसे नामों पर भी चर्चा चल रही है। 3 से 4 नामों का चैनल दिल्ली भेजा गया है, जिस पर दिल्ली से मुहर लगने के बाद उनके नामों की पुष्टि जरूर हो जाएगी। आधिकारिक घोषणा अभी न भारतीय जनता पार्टी ने और न ही कांग्रेस ने अपने इन दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है भारत इन पर चुनाव के लिए, और यही कारण है कि अभी से नहीं, जब से इन सीटों पर चुनाव तय हुआ था कि होंगे उपचुनाव होंगे, तभी से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी थी। और वर्तमान में जो विजयपुर के विधायक हैं या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो कि लगभग है रामनिवास रावत, वो क्षेत्र में पूर्ण दौरा कर रहे हैं। और जो भी विजयपुर हो या बुधनी हो, जिन लोगों में असंतोष है प्रत्याशी को लेकर के या किसी तरीके का मतभेद है या मनभेद है, पत्ते नहीं खोले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मृगेन पांडे जी के पास चलते हैं। मृगेन जी, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया। 13 तारीख को ही चुनाव होने हैं। बहुत बड़ी सीट है, बहुत लंबे समय तक बृजमोहन अग्रवाल यहां से विधायक बनते रहे। इस बार क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है आपको? अब तो तारीखों का ऐलान भी हो गया, सरगर्मियां तो बढ़ गई होंगी। देखिए, ये सीट जो है रायपुर दक्षिण, लगातार 8 बार बृजमोहन अग्रवाल ने चुनाव जीता है और प्रदेश की एकमात्र सीट है जिसपे बीजेपी को कभी हार नहीं मिली। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो बीजेपी एज बनाई हुई है। बीजेपी की लगातार जीत के पीछे एक तर्क दिया जाता है कि कांग्रेस अपने हारे हुए कैंडिडेट को दोबारा रिपीट नहीं करती है, नए कैंडिडेट हर बार लाती है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता है। तो और आपको बता दें कि जो ये चुनाव है इसको लेकर बीजेपी ने बहुत मजबूती से तैयारी की है। स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनको प्रभारी बनाया गया है। संगठन के रणनीतिकार हैं शिवरतन शर्मा, वो सह प्रभारी हैं। तो बीजेपी की एक लंबी चौड़ी कवायद पिछले 1 महीने से इस सीट पर चल रही थी। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस क्योंकि हर बार नया कैंडिडेट देती है, इसलिए ऐसी चर्चा है कि इस बार किसी नए नेता को उतारा जा सकता है। हालांकि वो आप देखेंगे चुनावों में हार जीत का अंतर तो 20,000 से लेकर 50,000, 40,000, 45,000 का अंतर रहता है। उस लिहाज से कांग्रेस इस बार मजबूत कैंडिडेट तलाश रही है और कांग्रेस इसके लिए कमेटी बनाई है और उनकी बैठकें चल रही हैं। जी भारत जी, और साथ ही साथ ये भी है कि झारखंड को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने इस बार फुर्ती दिखाई है। छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ा पैनल है, बहुत बड़े बड़े नेता हैं झारखंड जाने चुनाव के लिए, प्रचार के लिए। चलते हैं अमृत जी, दिल्ली में बहुत सरगर्मियां बढ़ गई होंगी क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लगातार जो विपक्ष के नेता हैं महाराष्ट्र के, वो कह रहे थे कि हमारे चुनाव जो है वो हरियाणा चुनाव के साथ क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। महाराष्ट्र पर भी ऐलान हो गया है, झारखंड चुनाव पर ऐलान हो गया, साथ ही साथ महत्वपूर्ण है यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐलान हुए हैं। साथ ही साथ बिहार की भी 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे और बिहार में तो प्रशांत किशोर भी उपचुनाव में इस बार मैदान में उतरने वाले हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको समझ में आ रही है अब तक नेताओं की, और आप किस तरीके से इन तारीखों पर आकलन कर पा रहे हैं? भारत, देखिए, पहले हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र को राजनीति को समझने के लिए आप उसके 2 खेमों को पहले समझ लीजिए। एक तो महायुति है और दूसरा महाविकास अघाड़ी है। महायुति में भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार के जो एनसीपी गुट के नेता हैं वो शामिल, वो पार्टी शामिल है, और शिंदे गुट की शिवसेना शामिल है। और महाविकास अघाड़ी में शरद पवार है, शिवसेना जो गुट के जो उद्धव ठाकरे गुट का है वो है, और उसके अलावा कांग्रेस है। इन दोनों में चीज़ों देखेंगे तो जैसे कि हमारे बाकी साथी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, प्रोएक्टिव नजर आ रही है। वैसे ही महाराष्ट्र की सियासत को अगर तजवीज़ करेंगे तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी प्रोएक्टिव है। पिछले दिनों ही अगर कल की बात करें तो दिल्ली मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें महाराष्ट्र में सीटों की शेयरिंग से लेकर के उम्मीदवारों के चयन की जो है प्रक्रिया पूरी की गई। और इसमें यह तय हुआ कि लगभग ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 1 से 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जो है शिंदे गुट की जो
शिवसेना है वो लगभग 50 से 60 सीटों पे अलग से चुनाव लड़ेगी और अजीत पवार गुट को जो है 40 से 45 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं झारखंड की बात कर लेते हैं। झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की आज एक बड़ी अहम बैठक जो है दिल्ली मुख्यालय में होने वाली है। इस बैठक में देखेंगे तो शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे, अमित शाह रहेंगे, जेपी नड्डा रहेंगे, झारखंड जो लीडरशिप है वहाँ के स्थानीय वहाँ से भी बड़े चेहरे रहेंगे, शामिल रहेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि ये अपने जो है जो कौन कौन सा खिलाड़ी किस मैदान में कहाँ तैनात किया जाएगा उसकी पहले से बारीकी से अध्ययन करके तय कर लिया गया है। कांग्रेस की जहाँ तक बात है और उनके सहयोगी दलों की बात है, वो उनके पेच यही फंसे हुए हैं कि चुनाव की शेयरिंग कैसे की जाए, प्रचार में कौन स्टार प्रचारक होगा, चेहरा किसको बनाया जाए। जैसे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि भाई देखिए उनकी तरफ से वो चेहरा है उनको बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस इस पे खुल के कुछ नहीं बोल रही है। विपक्ष की पेचीदगी तो समझ में आ रही है अमृत जी, विपक्ष की पेचीदगी समझ में आ रही है और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो एनसीपी के नेता है अजीत पवार, उनके साथ भी स्थिति सामंजस्य की बनती दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। लेकिन उपचुनाव पर भी आपसे मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया, क्योंकि यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव है, वहां पर बहुत दम भर रहे हैं अखिलेश यादव, और बिहार की भी 4 सीटों पर उपचुनाव है, वहां पर भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी अपने उम्मीदवारों को उतारना चाह रहे हैं। इन 2 राज्यों में भी उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल भारत देखिए एक उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं 10 सीटें हैं, लेकिन इसमें 9 पे ही चुनाव हो रही हैं। फैजाबाद की जिले के अंदर मिल्कीपुर जो सीट है उस पे चुनाव नहीं हो रहा है, अदालती कारणों के चलते चुनाव आयोग ने उस पर अभी फैसला नहीं लिया है, साथ ही साथ उसमें त्योहारों का भी हवाला दे दिया है। जो बाकी 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, इसके 7 सीटों पर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है और इसमें अखिलेश यादव ने खासतौर पे जो उनका नारा पीडीए का रहा है, इसीलिए जातिगत आकलन को देखते हुए उन्होंने दलित, पिछड़ा और एक मुस्लिम कैंडिडेट उस सीट पे उतार दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो अखिलेश यादव यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके जो संगठन फुट सोल्जर है जो जमीनी तौर पर काम करते हैं, वो एक रेकी और इनका जो एक सर्वे होता है उसके आधार पर भी अपने जो है उम्मीदवार चिन्हित कर चुके, बस ऐलान होना बाकी है। जहां तक बिहार की बात कर रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी जेडीयू के साथ एक अच्छा सामंजस्य बन चुका है, चुनाव की जो बस केवल ऐलान करना बाकी है। कुल मिलाकर देखेंगे तो उपचुनाव में दिलचस्पी और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अब जो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन 2 राज्यों में कम से कम देखेंगे तो शासन जो भारतीय जनता पार्टी का, और ये कहा जाता है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में उसी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन देखना है कि जिस तरह से अंचल जी सब जगह स्थिति वही नजर आ रही है कि विपक्ष कहीं ना कहीं तितर बितर नजर आ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में यही चीज एनडीए पर भी लागू होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें इन दोनों सीटों पर, खास करके बुधनी और विजयपुर, क्या देख रहे हैं? क्या एक क्लोज फाइट, टफ फाइट देखने को मिलेगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में जब बीजेपी ने मीटिंग करके चीजों को लगभग तय कर दिया है, कांग्रेस ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है, सिर्फ दावे हो रहे हैं कि हां हम चुनाव जीतने वाले हैं। भारत देखिए, आपको बीता उपचुनाव याद होगा अमरवाड़ा, जो कि छिंदवाड़ा में है, और छिंदवाड़ा कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ कहलाता है। ऐसे में आपने जो नतीजे देखे हैं वो आपने देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्षों बाद अमरवाड़ा में उपचुनाव जीता है, या ये कहिए कि चुनाव जीता है। लगातार ये कांग्रेस के हिस्से आती रही है। और विजयपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये सीट जो है तो कांग्रेस की ही मानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस के रामनिवास रावत जो जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी होंगे। ऐसे में कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी, ये एक अहम सवाल है। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के बागी को, या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या विधायक, क्योंकि सीताराम जैसे लोग भी वहां पर कद्दावर नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के, जो भी अपनी दावेदारी कर रहे थे। हालांकि डैमेज कंट्रोल रोकने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई धड़ा जाता है जो विजयपुर से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, या किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को ही वहां पर मौका दिया जाता है। ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि विजयपुर जो सीट है वो कांग्रेस की ही मानी जाती रही है। इसी तरीके से अगर बुधनी की बात करें तो बुधनी भारतीय जनता पार्टी की ही सीट मानी जाती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार कई पंचवर्षीय से वहां पर विधायक रहे थे। 18 से 20 वर्षों तक वो मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के, काफी लोकप्रियता है उनका ग्राम क्षेत्र है। तो ऐसे में ये तो तय है कि जो भी प्रत्याशी होगा वो शिवराज की पसंद का होने वाला है। अब किस नाम पर मुहर लगनी है ये देखना होगा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया, तो मुझे लगता है 1-2 दिन के भीतर ही उन नामों पर मुहर लगा दी गई और वो नाम हम आप सबके सामने होंगे। और चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का नाम जब सामने आएगा तब ये पता चलेगा कि जो मुकाबला है वो कितना कांटे का है, कौन उस पर वजनदार साबित होगा। बाकी रही बात कि इसका जो फायदा
मिलता है उपचुनाव में वो हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी को मिलता है, तो उसका ठीक है, फायदा भारतीय ठीक है। जनता पार्टी एक को कहीं छत्तीसगढ़ चलते हैं। मृगेन जी, एक आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे, क्योंकि दीपक बैज हो जाएं, भूपेश बघेल हो जाएं, टीएस सिंहदेव हो जाएं, बहुत आक्रामक रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रहे हैं। आ गया मौका चुनाव का, बाजी मार पाएंगे क्या? देखिए, पिछले 10 महीने में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार चली है और कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक रही, चाहे बात बलौदा बाजार हिंसा की करें जहां कलेक्टर और एसपी कार्यालय जला दिए गए, या कवर्धा में साहू परिवार की हिंसा, या अभी सूरजपुर का जो मामला चल रहा है, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आक्रामक रही है। और ये जो उपचुनाव है, उपचुनाव में इन मुद्दों को लेकर अगर जाती है, उसका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में राजधानी में भी मर्डर, हत्या के मुद्दे को कांग्रेस लगातार उठाती रही है, तो इन मुद्दों का कितना असर होता है, उसका लिटमस टेस्ट भी इस चुनाव में होगा। कांग्रेस की बातों को जनता कितना एक्सेप्ट करती है, कितना सुनती है, कितना स्वीकार करती है, सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और इस विधानसभा उपचुनाव के बाद अगर इसके नतीजे, कांग्रेस की बातों को जनता सुनती है और परिणाम कुछ अलग आते हैं, तो आगे नगरीय निकाय चुनाव पर भी इसका असर होगा। बिल्कुल, जी बिल्कुल। भारत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमृत जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम तरीके से चीजों को विस्तार तरीके से समझाने के लिए। अंचल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। मृगेन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।